नमस्कार, मेरा नाम है नरपत। तो आज हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस क्लास 10। पॉलिटिकल साइंस क्लास 10 की आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। तो पहला पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है सत्ता की साझेदारी। ज्योग्राफी कंप्लीट करा दी, इकोनॉमिक कंप्लीट करा दी, हिस्ट्री कंप्लीट करा दी। ठीक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्ता की साझेदारी कुल अंक 4 एमसीक्यूज एक आएगा इसमें से, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक, तो कुल 4 अंक हो गए। ठीक, लघुतरात्मक एक प्रश्न आएगा। ठीक है, तो शुरू करते फटाफट। सरकार के विभिन्न अंगों के सत्ता का बंटवारा कहलाता है। सरकार के विभिन्न अंगों में सत्ता का बंटवारा सत्ता का क्षैतिज वितरण विभिन्न अंगों के बीच। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स। श्रीलंका स्वतंत्र हुआ कब? 1948। श्रीलंका में आबादी सबसे हिस्सा किस प्रमुख सामाजिक समूह का? श्रीलंका। और बेल्जियम डच क्षेत्र है कौन सा? फ्लेमिश। और बेल्जियम केंद्र और राज्य सरकार अलावा तीसरी सरकार सामुदायिक सरकार है। ठीक, ये श्रीलंका में सिली भाषा को राजभाषा घोषित कब किया गया? 1956 में। बाद में किस देश में 1970 से 1993 के बीच में संविधान 66 संशोधन किए गए? बेल्जियम बेल्जियम में किए। लोकतांत्रिक देशों में देश में एकता तभी संभव है जब बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक पर प्रभुत्व कायम कायम करता है, या बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकों को सत्ता की साझेदारी न बनाए, या सभी समुदायों व क्षेत्रों की भावना का आदर किया जाए। ये सही है। इसके बाद निम्न में से किस देश में साथ बेल्जियम की सीमाएं नहीं लगती है? ब्रिटेन की नहीं लगती, क्योंकि फ्रांस की लगती है, नीदरलैंड की लगती है, जर्मनी की लगती है। वियना संधि में आपने पढ़े भी होगा कि नीदरलैंड को बचाया गया जर्मनी के मतलब फ्रांस के पास, क्योंकि वो विस्तार न कर पाए फ्रांस। इसके बाद किस देश में सत्ता का बंटवारा सामाजिक समूह में होने पर सामुदायिक सरकार दिखाई देती है? श्रीलंका। किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास ने टकराव का रूप ले लिया? श्रीलंका। बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है? तो ये है यूरोप। श्रीलंका का गृह युद्ध कब हुआ? कब अंत हुआ? 2009 में। बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा बोलते हैं? डच भाषा बोलते हैं। श्रीलंका में सामाजिक समूह सिंगलियों की कुल आबादी कितना प्रतिशत है? 75। इसके बाद श्रीलंका में सिंध को एकमात्र राज्य घोषित किया गया 1956 के अंदर। बेल्जियम की कुल आबादी कितना प्रतिशत फ्लेमिश इलाके में रहता है? 59% फ्लेमिश, क्योंकि डच है। इसके बाद सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। किस देश की सामाजिक सरकार सत्ता के बंटवारे का उदाहरण है? बेल्जियम। सत्ता के बंटवारे का सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है? उच्चतर व निम्न स्तर की सरकारों के मध्य का विभाजन सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। उच्चतर व निम्न स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन। बेल्जियम सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यवादी सरकार में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेल्जियम की सामुदायिक सरकार और श्रीलंका की बहुसंख्यवादी सरकार में अंतर। बेल्जियम में एक सामुदायिक सरकार का चयन एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जबकि श्रीलंका में बहुसंख्यवादी सरकार में एक समुदाय से ही प्रमुख रहती है। इसके बाद सत्ता का क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं। और सत्ता को ऊर्ध्वाधर उच्चतर निम्न स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन। उच्चतर निम्नतर स्तर की सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन। उच्चतर निम्न स्तर सत्ता का विभाजन, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। अगला क्वेश्चन है
नियंत्रण और संतुलन व्यवस्था किसे कहते हैं? वो व्यवस्था जिसमें सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे को नियंत्रित करता है, जिससे सत्ता का संतुलन स्थापित बना रहता है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी संघर्ष की संभावनाओं को कम करता है तथा प्रजातांत्रिक भावनाओं के अनुकूल है। इसके बाद बहुसंख्यवाद काम करने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा उठाए गए एक कदम उल्लेख कीजिए। 1905 में श्रीलंका को एकमात्र राज्य घोषित किया। इसके बाद 1950 और 1960 के दशकों में ब्रुसेल्स में दो समुदायों के बीच प्रखर समस्या क्या थी? भाषाई विविधता। बेल्जियम में कौन कौन सी भाषा बोलने वाले लोग सम्मिलित थे? फ्रेंच भाषी। बेल्जियम को समाज की जाति बनावट दृष्टि से किसने भागों में बांटा जा सकता है? मतलब कितने भागों में बांट सकता है बेल्जियम को? 4। राजधानी क्षेत्र ब्रुसेल्स, फ्रेंच भाषी क्षेत्र वेलोनिया, डच क्षेत्र है अपना फ्लेमिश और जर्मन भाषी क्षेत्र भी है। 5 भागों में बांट सकता है। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत क्या है? जनता ही समस्त राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। यूरोपीय संघ का ब्रुसेल्स। बेल्जियम नेताओं ने 1990 से 1993 के बीच में कुल कितने 4 संशोधन किए थे? किस देश में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास से गृह युद्ध रूप ले लिया? श्रीलंका। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? किस देश में सरकारी विरोध समूहों की हिंसक लड़ाई ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे? ये सही है, किसी देश में सरकार विरोधी समूह। सत्ता की साझेदारी नैतिक तर्क क्या है? सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क है ये लोकतंत्र की आत्मा है। बेल्जियम में वर्तमान की कौन सी शासन प्रणाली है? संघात्मक। सत्ता की साझेदारी का अर्थ बताना है। सत्ता की साझेदारी का अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। सत्ता के बंटवारे अलग अलग समूह के बीच सत्ता के बंटवारे प्रक्रिया ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। बंटवारे से लघु उदाहरण प्रश्न है 1-2 नंबर का। पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी विभिन्न रूपों में कौन कौन से है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी निम्न 4 विद्यमान है। पहला, एक ही सरकार के विभिन्न अंग कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य सत्ता का विभाजन, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के मध्य विभाजन। और तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूह, धार्मिक, भाषाई और अल्पसंख्यक मध्य स्थित सत्ता का विभाजन इस तरह। और चौथा है विभिन्न राजनीतिक दलों, दबाव समूह और किसान, औद्योगिक मजदूरों एवं आंदोलनों के मध्य सत्ता का विभाजन। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? सामाजिक समूह के मध्य टकराव कम करने के लिए ये लोकतंत्र की आत्मा है। समानता की पोषक व सभी के हितों की सुरक्षा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा, स्थानीय सुशासन का विकास, योग्य एवं कुशल शासन व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी के अर्थ क्या है? सत्ता की साझेदारी अलग अलग समूहों में सत्ता के बंटवारे की प्रक्रिया है ताकि व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। लोकतंत्र का बुनियादी सिद्धांत है कि जनता की सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। अतः विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव टालने के लिए सत्ता के हिस्सेदार दे देनी चाहिए हिस्सेदारी दे देनी चाहिए। श्रीलंका में तमिलों की प्रमुख मांग है, ये इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है तमिलों की मांग थी कि तमिल भाषा को राजभाषा घोषित कर दी जाए, शिक्षा व सरकारी सेवा में सभी को समान अवसर प्रदान किए जाए, तमिल बहुल क्षेत्रों को स्वायत्तता प्रदान की जाए। अगला क्वेश्चन है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता के बंटवारे के कोई 2 उदाहरण दीजिए। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार का गठन, बाद में सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय में महिलाओं को विधायिका, सरकारी सेवाओं के आरक्षण की व्यवस्था। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का गठन, भारत में सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय व महिलाओं के विधेयिका, सरकारी सेवाओं में आरक्षण की व्यवस्था, ये भी इम्पोर्टेंट है। बहुसंख्यवाद से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दे। बहुसंख्यवाद
बहुसंख्यकवाद का आशय अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हुए बहुसंख्यक समुदाय को मनचाहे ढंग से शासन करने के अधिकार देने से है। उदाहरण श्रीलंका से श्रीलियों का वर्चस्व है इसमें। श्रीलंका में कितने जाति समूह लोग हैं? श्रीलंका में श्रीलंकाई तमिल है, ईसाई तथा मुसलमान है। जातीय समुदाय है, मुसलमान जाति समूह है। उसके बाद श्रीलंका में दो समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास से एक बड़े टकराव का रूप यह कथन को स्पष्ट की। श्रीलंका में श्रीली व तमिल लोगों के बीच पारस्परिक अविश्वास से एक बड़े टकराव का रूप ले लिया। यह टकराव गृह युद्ध परिणित हो गया। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों में 1000 लोग मारे गए और अनेक परिवार अपने साथ देश भागकर शरणार्थी बन गए। अनेक लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया। इस गृह युद्ध ने श्रीलंका के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अनेक परेशानियां उत्पन्न की। शासन के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा। तो प्रत्येक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य कानून का निर्माण करना है, कार्यपालिका उन कानून को लागू करना है और न्यायपालिका अपनी व्याख्या करती है, उन व्यक्तियों को दंड देती है जो कर उल्लंघन करते हैं। सरकार के 3 अंगों कार्य का इस प्रकार विभाजन होता है कि किसी एक अंग के पास असीमित शक्तियां एकत्रित न हो और प्रत्येक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है और इससे शक्ति का संतुलन बना रहता है तथा शासन सुचारू रूप से चलता है। अगला क्वेश्चन है, बहुसंख्यवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए? तो पहला तो श्रीलंका भाषा को राजभाषा को श्रीली लोगों को सरकारी नौकरी में अन्य क्षेत्रों में प्राथमिकता का देकर प्रकार की सुविधाएं दी। बौद्ध धर्म को संरक्षण किया गया, संरक्षण देने की बात की गई और विश्वविद्यालय में श्रीलियों को प्राथमिकता देने की नीति अपनाई। और अब अगला क्वेश्चन है कि 11वां की सत्ता के क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण में कोई अंतर, ये इम्पोर्टेंट है। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण में सरकार एक स्तर पर सत्ता का वितरण होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता का वितरण क्षैतिज वितरण में होता है। क्षैतिज वितरण में एक ही स्तर पर सरकार अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। एक ही स्तर पर सरकार के अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, जबकि ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार के शक्तियों का विकास विभिन्न स्तरों के बीच होता है। ये चैप्टर कंप्लीट 12 मिनट में कंप्लीट लेट। इसके बाद अगला सेकंड चैप्टर है, ये है सेकंड चैप्टर संघवाद, फेडरलिज्म, और ये कुल 4 अंक का है। वस्तुनिष्ठ एक, एमसीक्यू एक आएगा और एक दीर्घ उत्तरात्मक अथवा वाला आएगा। 3 अंक का ये, मतलब इसमें याद रखना 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। एमसीक्यू, संविधान के 8 अनुसूची में दर्ज भाषाओं की संख्या कितनी है? जो 22 है। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत अनेक शक्तियां प्राप्त है? असम, नागालैंड, मिजोरम, सभी को है। ठीक, संघात में शासन प्रणाली के अधिकार का विभाजन होता है केंद्र और राज्य के बीच, एक राज्य और अन्य राज्यों के बीच नहीं। इसका आंसर है केंद्र एवं राज्य के बीच। निम्न में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में तो एक शिक्षा है। नगर निगम का अध्यक्ष कहा जाता है मेयर। शासन की किस व्यवस्था को में सरकार 2 या 2 से अधिक स्तर वाली होती है? ये तो संघीय व्यवस्था में होती है, 2 या 2 से अधिक स्तर वाली। निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ? भाषा के आधार पर तो नागालैंड का नहीं हुआ, उत्तराखंड का नहीं हुआ, झारखंड का नहीं हुआ। निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? संघीय राज्य दिल्ली नहीं है संघीय राज्य, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? न्यायालय। 7 आकर संघ बनाने का उदाहरण है। 7 आकर हम बनाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। निम्न में से कौन सा राज्य साथ रहकर संघ का उदाहरण नहीं है? साथ रहकर
तो ये स्विट्जरलैंड। ये साथ रहकर भी उदाहरण नहीं है संघ का। इसके बाद केंद्र और राज्य के मध्य विधायी अधिकार को कितने हिस्सों में बांटा गया? ये 3। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, सूची का नहीं है? समवर्ती का तो सिंचाई 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 शिक्षा है, वन विभाग है, शिक्षा वन विभाग ये है, सिंचाई नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में संघ सूची का विषय नहीं है शिक्षा। शिक्षा ये समवर्ती का। अगला है, निम्न में से कौन सा विषय संविधान में शक्ति वितरण किसी भी सूची में नहीं है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये अपशिष्ट है, अपशिष्ट सूची में। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा विषम संघ सूची में रखा जाता है? विशेष संघ सूची में रखा जाता है। ये रखा जाता है प्रतिरक्षा का, मतलब रक्षा भी कह सकते, रक्षा, बैंकिंग, संचार। ये निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? समवर्ती में है शिक्षा। पंचायती राज व्यवस्था में महिला के लिए आरक्षण प्रावधान 1/3। भारत में विकेंद्रीकरण की दशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कब? 1992 में। व्यापार किसी सूची में संबंधित है? राज्य सूची में व्यापार। विदेशी मामले किस सूची में संबंधित विषय में? संघ सूची विदेशी मामले। अभी सीधे अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है, 3 अंक का आता है ये। तो यह संघवाद क्या है? भारत में संघवाद का स्वरूप बताइए। संघवाद राष्ट्रीय संघवाद शासन की वह प्रणाली जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र, प्राधिकार और सरकारी अंगीभूत इकाइयों के मध्य होता है। भारत में संघवाद का रूप है राज्यों का संघ, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, शक्ति का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। तो पढ़ते हैं। राज्य को संघ भारत में अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न राज्यों का संघ गठन किया गया। भारतीय संविधान के मूल रूप में 2 स्तर की शासन व्यवस्था प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, बाद में स्थानीय शासन व्यवस्था संस्था को तीसरे स्तर के रूप में संविधान में मान्यता दी है। तीसरा है शक्तियों का बंटवारा। शक्तियों का बंटवारे की बात करें तो कि हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विदेश अधिकारों को 3 सूची में द्वारा विभाजित किया गया। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। न्यायपालिका की सर्वोच्चता भी है। भारतीय संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका स्वतंत्र व सर्वोच्च शक्तियों के बंटवारे संबंध में कोई विवाद होने पर भी इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय ही होता है, सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। समस्त राज्यों को बराबर अधिकार प्राप्त नहीं है, जैसे कि असम, नागालैंड, मिजोरम अन्य राज्यों के मुकाबले विशेष अधिकार है दिए गए। सत्ता के विकेंद्रीकरण से आपका क्या से है कि विकेंद्रीकरण पीछे बुनियादी सोच भी क्या है ये भी बताना है। तो जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती है तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। जब केंद्र राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाए, राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार दे दी जाए, उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारत में सत्ता का विकेंद्र साझेदार 3 स्तर पर है, केंद्रीय, राज्य और स्थानीय। सत्ता के विकेंद्र के प्रथम 2 स्तरों के केंद्रीय स्तर पर राज्य स्तर से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को प्रदान की जाती है। भारत में स्थानीय सरकारों को सन 1992 में संविधान में संशोधन माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनाया गया। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच भी है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच ये है कि अनेक मुद्दों समस्याओं के समाधान स्थानीय स्तर पर ही अच्छे तरीके से हो सकता है। लोगों को अपने क्षेत्र की समस्या को अच्छा समझ होता है। लोगों को इस बात का भी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, किस चीज़ों का अधिक कैसे से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। अगला है स्थानीय स्तर। स्थानीय स्तर की बात करें तो लोगों का नीतिगत फैसलों में सीधे भागीदारी
संभव हो जाता है। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। स्थानीय सरकार की स्थापना सुशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत पे वास्तविक बनने का सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या मुख्य अंतर है। संघीय शासन व्यवस्था में इस शासन पहला पॉइंट, इस शासन व्यवस्था शासन के स्वरूप में दो स्तरों की सरकार होती है तथा अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर कार्य करती है। इस व्यवस्था में राज्य सरकार की शक्तियां संविधान से प्राप्त होती है। इस व्यवस्था में संघ और राज्य सरकार के बीच विषयों का विभाजन होता है। इस व्यवस्था में सरकारों अपने कार्यों के लिए केंद्रीय सरकार के प्रति जिम्मेदार नहीं होती। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ विशेष कार्य करने के लिए आदेश नहीं दे सकती। उदाहरण है, भारत में संयुक्त राज्य अमेरिका और बेल्जियम में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? संघीय शासन व्यवस्था है। उदाहरण है संघीय शासन व्यवस्था है कि भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब एकात्मक शासन व्यवस्था, इस शासन व्यवस्था के स्वरूप शासन का एक स्तर होता है तथा राज्य सरकारों को उसके अधीन होकर कार्य करती है। इसमें राज्य सरकारों को अपनी शक्तियां केंद्र सरकार को प्राप्त की जाती है। इस व्यवस्था में विषयों को विभाजन नहीं होता है। इस व्यवस्था में राज्य सरकार अपने कार्यों के लिए केंद्र सरकार के प्रति जिम्मेदार होती है। इस व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश दे सकती है। उदाहरण है फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, इटली, पोलैंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संघवाद ने जाति समस्या को सुलझाने में बेल्जियम की सहायता किस प्रकार की। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। सन 1993 के अंदर पहले बेल्जियम अधिकार शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में ही थी। प्रांतीय सरकार को नाम मात्र अधिकार प्राप्त थे और ये अधिकार उनको केंद्र सरकार द्वारा दिए गए थे और उन्हें केंद्र सरकार वापस भी ले सकती थी, अर्थात बेल्जियम में एकात्म सरकार थी। 1993 में संविधान संशोधन करने के पश्चात बेल्जियम में प्रांतीय सरकार को कुछ संविधान अधिकार प्रदान किए गए। इन अधिकार के लिए प्रांतीय सरकार कब कब निर्भर रही। इस प्रकार बेल्जियम सरकार ने एकात्म शासन स्तर पर इस शासन प्रणाली को अपनाया, जिससे जातीय समस्या का समाधान सहायता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र राज्य सरकार को मध्य विधायी अधिकार को किन किन भागों में बांटा गया है। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य सरकार के मध्य विधायी अधिकार को कितने भागों में बांटा गया है। विधायी अधिकार को तीन भागों में विधायी अधिकारों को तीन भागों में बांटा गया। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषय केंद्र सरकार की प्रतिरक्षा, विदेश, बैंकिंग, संचार, मुद्रा। राज्य सूची में आते हैं स्थानीय महत्व के विषय राज्य सरकार की पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई आदि। इसके बाद समर्थित सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति केंद्र द्वारा निर्मित कानून की मान्यता होती है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, उत्तराधिकार। ये खत्म। इसके बाद भारत में विकेंद्रीकरण लागू करने के औचित्य का वर्णन कीजिए। जब केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार दे दी जाए तो उसी सत्ता को विकेंद्रीकरण कहते हैं। बाद में सत्ता की साझेदारी तीन स्तर में है। केंद्र स्तर सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर की गई है, राज्य स्तर, स्थानीय स्तर। भारत में स्थानीय सरकार को 1992 में 73वें संशोधन के माध्यम से अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। विकेंद्रीकरण के पीछे बुनियादी सोच है, अनेक मुद्दों पर एवं समस्या का समाधान स्थानीय स्तर पर अच्छे तरीके से हो सकता है। इससे हो सकता है लोगों को अपने क्षेत्र की समस्या को अच्छी समझ होती है। लोगों का ये जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च करने में चीज़ों को अधिक कुशलताएं कैसे उपयोग कर सकती है। स्थानीय स्तर पर लोगों को नीतिगत फैसलों में सीधे भागीदार बनना भी संभव हो जाता है। स्थानीय सरकार का स्थापना सुशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तव में सबसे अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए बदलावों के मध्य नजर संघीय व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर लेना। अगला क्वेश्चन है 8वां कि भारतीय संघीय व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। भारत में संघीय व्यवस्था को भारतीय संविधान नियंत्रित करता है। संघीय व्यवस्था में दो शासन है, केंद्रीय शासन, प्रांतों का शासन। इसके बाद संघीय व्यवस्था में संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच ही के दोनों ही सरकार अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होती है। इसके बाद संघीय व्यवस्था
केंद्र और प्रांतों का विवाद निपटारा कराने के लिए संविधान मौलिक प्रावधान की सुरक्षा के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका स्थापना की गई। दर्ज करो। भारत में संघीय व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति कार्यकारी संघ का नेता होता है। अगला संघ व्यवस्था में संविधान के मौलिक संघीय व्यवस्था में संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलावों को दोनों स्तर की सरकार सहमति होती है। भारत में तंत्र संविधान संशोधन करके भारतीय लोकतंत्र के स्थायी सुशासी निकाय को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने हेतु कौन कौन से कदम उठाए। 1912 में संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय लोकतंत्र के स्थान पर सुशासित निकायों के अधिक शक्तिशाली प्रभावी बनाने के निम्नलिखित कदम उठाए। देखो, अब स्थानीय स्वशासी निकायों को चुनाव 5 वर्ष में कराना संवैधानिक बाध्यता है और स्थानीय निकायों में SC OBC के लिए सीटें आरक्षित है। कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। 1/3 मतलब 33%। इसके बाद इन निकायों को चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था गठन किया गया। राज्य सरकार को अपने राजस्व को अधिकार के कुछ हिस्सा इन निकायों को देना पड़ता है। इसके बाद 10% संघीय व्यवस्था गठन तरीके सुधार समझिए। संघीय व्यवस्था के गठन के तरीकों को शोधन समझिए। संघीय व्यवस्था सामान्य 2 तरीकों गठित होती है। 7 आकर संघ बनाना, 7 लेकर चलने वाला संघ। 7 आकर संघ बनाना मतलब इसके अंतर्गत 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर एक बड़ी इकाई का गठन किया जाता है। स्वतंत्र अपनी संप्रभुता साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान बनाए रखते हैं। साथ साथ आकर संघ बनाने को उदाहरण संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और स्विट्जरलैंड ऑस्ट्रेलिया है। और साथ रहकर साथ लेकर चलने वाले संघ कौन सा? इसके अंतर्गत एक बड़े देश अपना आर्थिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्य गठन किया जाता है तथा फिर राज्य राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता बंटवारा दिए जाते हैं। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। भारत में बेल्जियम और जापान इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था में उदाहरण है। जापान बेल्जियम कौन सा है? बेल्जियम जापान है इस प्रकार शासन व्यवस्था है। भारत बेल्जियम जापान। चैप्टर कंप्लीट। ये बड़ा चैप्टर था। इसके बाद तीसरा चैप्टर 4 अंक का MCQ 1, अति लघु उत्तरात्मक 1, लघु उत्तरात्मक 1। तो इसका यही है कि यही भी 4 नंबर का है। लघु उत्तरात्मक 1 2 नंबर का, अति लघु 1, MCQ 1। ठीक है। लघु उत्तरात्मक 1 प्रश्न आएगा 2 नंबर का होगा। ठीक है। निम्न में से किस देश में सार्वजनिक जीवन महिलाओं को भागीदारी स्तर पर ऊंचा है? ये उपयुक्त सभी में रुको ऊंचा है। नॉर्वे में भी है, स्वीडन है, फिनलैंड है। मतलब इसका आंसर सही है। भारत में जनगणना कितने वर्षों पश्चात होती है? 10 वर्ष पश्चात। निम्नलिखित में किस देश ने किसी भी धर्म को राज्य की धर्म रूप में अंगीकार नहीं किया है? तो इसका उत्तर है क्या? इसका उत्तर है भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम भी किया? तो उपयुक्त सभी। ज्योतिबा फूले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में समरूप समाज पाया जाता है? स्वीडन। एक विचारधारा जो अधिकार एवं अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबर मानती, नारीवादी। समाज विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है जन्म पर। निम्न में से किस क्षेत्र की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? नार्डिक देश में। स्थानीय सरकारों में पंचायती राज में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित है? 1/3। कितने? 1/3। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ये गलत है। ये एक धर्म का राज्य की धर्म बताता है। ये गलत है कथन।
अगला क्वेश्चन है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर या समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिकाएं या बालक बालिकाओं की संख्या अनुपात या लोकतांत्रिक व्यवस्था महिलाओं की मतदान अधिकार न मिलना। तो इसका आंसर होगा ब, समाज द्वारा स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्थाएं पंचायती राज संस्था में। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन किस देश में पाया जाता है? ये तो भारत में ही होगा। धर्म को राष्ट्र का आधार मानने पर कौन सी समस्या होती है? सांप्रदायिकता। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिकता राजनीति में कौन सा रूप धारण कर सकती है? उपयुक्त सभी। बहुसंख्यकवाद, धार्मिक पूर्वाग्रह, सांप्रदायिक हिंसा। धार्मिक पूर्वाग्रह मतलब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की बात कर रहे हैं, ये बात है। इसके बाद अति लघुतरात्मक समाज, समरूप समाज किन देशों में पाया जाता है? ये 1 अंक आता है। तो जर्मनी में है, स्वीडन में। नारीवाद आंदोलन क्यों हुए? पुरुष महिलाओं के असमान एवं अवसरों के कारण नारीवाद आंदोलन हुए। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक असमानता का कौन सा रूप प्रत्येक स्थान पर दिखाई देता है? लैंगिक असमानता। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस आधारित पर होते हैं? जाति धर्म पर। विवाह, तलाक, उत्तराधिकार संबंधी कौन कानून क्या कहलाता है? पारिवारिक कानून। महिलाओं को घरेलू उत्पीड़न से बचने के लिए कोई एक तरीका सुझाइए। घरेलू हिंसा अधिनियम एवं अन्य कानूनी के नियमों की जानकारी देना। भारत में विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक सद्भावना बनाने का कोई एक तरीका सुझाइए। बड़े सार्वजनिक हितों तथा धार्मिक मामलों में राज्य हस्तक्षेप। वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? जाति समूहों के पदानुक्रम, जिसमें एक जाति समूह के लोग सामाजिक पायदान में सबसे ऊपर रहेंगे और अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत रूप से नीचे रहेंगे। ये इसके बाद लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका लैंगिक विभाजन कहलाती है। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात महिला व पुरुष साक्षरता कितनी है? भारत में लिंगानुपात 943 है और पुरुष साक्षरता दर 82.17 है और महिला की 65.46 2011 के अनुसार है। अभी तो बहुत बदलाव हो गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंग अनुपात का क्या अर्थ है? किसी क्षेत्र में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। जातिवाद से क्या आशय है? जब राजनेता चुनावी लाभ के लिए जातिगत चेतना उकोर कर उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो इस प्रक्रिया को जातिगत कहा जाता है। सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? जब राजनीति अन्य धर्मों की तुलना में एक धर्म की श्रेष्ठता दर्शाई जाए तो उसे सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक असमानता का आधार क्या है? प्रचलित रूढ़िया, तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम नारीवादी आंदोलन की शुरुआत किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका। जातिवाद से हमारे समाज में पड़ने वाले 2 प्रभाव, जातिगत राष्ट्रीय एकता को कमजोर करना, जातिगत धर्मनिरपेक्ष समाज के विकास में बाधा डालता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जातिगत असमानता दूर करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। तो संवैधानिक प्रावधानों का पालन कठोरता से किया जाना चाहिए। दूसरा है, शिक्षा के प्रसार से भी जातिगत असमानता को दूर किया जा सकता है।
इसके बाद लघु उत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का, कितने का? ये एक 2 अंक का। नारीवादी आंदोलन से क्या समझते हो? महिलाओं के राजनीतिक अथवा वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा के रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की मांग करने तथा निजी व पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग करने वाले आंदोलनों को नारीवादी आंदोलन कहते हैं। भारत में लैंगिक विषमता, लैंगिक विभाजन का अर्थ स्पष्ट करें। भारत में लैंगिक विभाजन से आशय पुरुष व महिलाओं के मध्य कार्य के विभाजन से हैं। कुछ घरेलू कार्य केवल महिलाओं द्वारा किए जाते हैं, जबकि पुरुष कुछ विशेष कार्य करते हैं। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के 3 लक्षणों का उल्लेख। पहला है, भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं। मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। भारतीय संविधान में धर्म आधारित भेदभाव को निषेध करता है। चौथा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? भारत में धर्मनिरपेक्ष मॉडल क्यों अपनाए? ये इम्पोर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें नागरिकों का कोई भी धर्म अपनाने की स्वतंत्रता होती है तथा किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं दिया जाता है। सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती रही है। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए। हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे, इस कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन मॉडल अपनाया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति जातिवाद की समस्या को उल्लेख कीजिए। जातिवाद समस्या उम्मीदवारों को चुनाव जातियों की संख्या के हिसाब से करना, सरकार के गठन में जातियों को प्रतिनिधित्व देना, जातिगत भावना को भड़काकर वोट पाने की कोशिश, जातिगत गोलबंदी नियम, जातियों को राजनीतिक चेतना उदय। ये अगला क्वेश्चन है छठा, कि भारत में महिलाओं को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की स्थिति पर अपने विचार व्यक्त करें। भारत में विधेयिका में महिला प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए लोकसभा में महिला के सांसदों की संख्या पहली बार 2019 में 0.36% तक पहुंची है। राज्यों की विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। महिलाओं का राजनीति में भी भागीदार बनने का सबसे अच्छा तरीका निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से आरक्षण तय कर देना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, धर्म और राजनीति के संबंध में गांधी जी के विचार। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से उनका अभिप्राय नैतिक मूल्यों से था जो सभी धर्मों से जुड़े हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन है, आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। सांप्रदायिकता हमारे समाज के लिए सामने एक चुनौती है, क्योंकि इसके निम्न प्रभाव हो सकते हैं। धार्मिक पूर्वाग्रह, ये सांप्रदायिकता सबसे आम चुनौती है कि इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह धार्मिक समुदायों के बारे में बने धारणा और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यता शामिल है। इस विभाजन को जन्म देती है। सांप्रदायिक हिंसा, कई बार सांप्रदायिक सबसे बड़ी घृणित रूप लेकर संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करती हैं। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब चैप्टर होता है राजनीतिक दल। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 अंक आता है। इसमें एक तो MCQ आता है और एक निबंधात्मक प्रश्न आता है। निबंधात्मक प्रश्न हर एक 4 नंबर का होता है, याद रखना। तो MCQ 1 और निबंधात्मक 4 नंबर का, तो कुल 5 नंबर हो गए। ये दिख रहा होगा आपको, कुल 5 अंक। तो फटाफट करते हैं, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1980 में पुराने भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके किस दल का निर्माण किया गया? भारतीय जनता पार्टी। इनमें से कौन सा पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है? राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी? इसका आंसर ये। विश्व में सबसे पुराने राजनीतिक दलों में से एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पुराना राष्ट्रीय दल यही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे अलग दिखाई देने वाली संस्था है कौन सी? राजनीतिक दल। निम्न में से राजनीतिक दल का कार्य है, दल चुनाव रहते, दलीय सरकार बनते चल रहे थे, दल अपनी नीति और कार्यों को मदद सामने सही है, मतलब इसका 2 आंसर है। इनमें से कौन बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है?
स्वर्गीय स्वर्गीय काशीराम है। इसकी बीएसपी की स्थापना 1984 में हुई थी। इनमें से कौन सा तृणमूल कांग्रेस के संस्थापक है? ममता बनर्जी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना 1885, 28 दिसंबर 1885। निम्न में से किस जन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सरपंच, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल। भारत में दलीय व्यवस्था है बहुदलीय। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत हैं बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र या सांस्कृतिक राष्ट्रवादी। ये सब। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई का गठन हुआ था 1925 के अंदर। दल बदल राजनीतिक दलों के सुधार के संविधान संशोधन किया गया है। क्या? दल बदल रोकने के लिए, उम्मीदवारों को अपने खिलाफ चल सके आपराधिक मुकदमों को ब्यौरा देने के लिए, सभी दलों के संगठित चुनाव करने के लिए, या चुनाव खर्च सरकार द्वारा उठाने के लिए। राजनीतिक दलों में सुधार के संविधान संशोधन किया दल बदल रोकने के लिए। आंसर है इसका। निम्न में से किस देश में एक दलीय व्यवस्था? चाइना में। चाइना। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या है 7। मतलब अभी वर्तमान की बात करो 6 है, पर ऐसे कहे तो 2019 से पहले 19 के समय तो ये 7 थे। भारत में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? ये कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? शिवसेना क्षेत्रीय दल है महाराष्ट्र के अंदर। अभी निम्नदात प्रश्न ध्यान से रखना है। अभी तक कुछ ध्यान नहीं रखा तो कुछ नहीं, अभी ध्यान रखना, क्योंकि ये 4 नंबर का सवाल आता है इनमें से। तो पहला क्वेश्चन, लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की व्याख्या कीजिए। राजनीतिक दलों की भूमिका। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की विभिन्न भूमिकाओं की निम्नलिखित बिंदु अंतर्गत स्पष्ट किया जा सकता है। चुनाव लड़ना। विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा चयनित उम्मीदवारों के मध्य लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में उम्मीदवारों को चुनाव दल के सदस्य समर्थन करते हैं, वहीं भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। इसके बाद है दूसरा पॉइंट, नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं को समझ रखना। तो राजनीतिक दल अलग अलग नीति और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं तथा मतदाता अपनी पसंद की नीति और कार्यक्रम मतदाता के लोकतंत्र के समान या एक जैसे विचार के साथ होता है, ताकि सरकार की नीतियों एक दिशा प्रदान की जा सके। राजनीतिक दल यही कार्य करते हैं। वे विभिन्न प्रकार के विचारों को कुछ बुनियादी राय तक संसद लाते हैं, जिनका वे समर्थन करते हैं। सरकार प्राय शासक दल की राय के अनुरूप अपनी नीतियाँ तय करती है। तीसरा पॉइंट है कानून निर्माण में भूमिका। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण निर्णायक भूमिका का निर्वाह करते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती है तथा उन्हें विधेयक का पास करवाना होता है, लेकिन विधेयक में अधिकांश सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। इसी कारण वे अपने दल नेता निर्देश पर फैसला करते हैं। अगला पॉइंट, सरकार का निर्माण एवं संचालन। राजनीतिक दल ही सरकार निर्माण करते हैं, उसका संचालन करते हैं। जो भी राजनीतिक दल अथवा गठबंधन विधेयक में बहुमत प्राप्त करता है वो सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है और नीतियां बनाता है। 5वां पॉइंट है शासन दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निर्वाह करना। चुनाव में पराजय का सामना करने वाले दल शासन में विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ऐसे दल सरकार की गलत नीति और असफलता की आलोचना करते हैं तथा अपनी राय भी रखते हैं। अतिरिक्त विपक्षी दल के विरुद्ध आम जनता को गोलबंद करते हैं। अगला है क्वेश्चन, जनमत निर्माण करना। तो जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वे उन मुद्दों को जनता के समक्ष लाते हैं जिनका सरकार ठीक ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाती। इससे वे अपने पक्ष में एक सत्ताधारी दल के विरुद्ध जनमत का निर्वाह करते हैं। राजनीतिक दल के कार्यों की व्याख्या क्या है? चुनाव लड़ना। विश्व में अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव
राजनीतिक दलों द्वारा ही चयनित उम्मीदवारों के मध्य लड़ा जाता है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका उम्मीदवारों को चुनाव दल के सदस्य समर्थन करते हैं, वहीं भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं। अगला पॉइंट है दूसरा, नीतियों एवं कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखना। नीतियों राजनीतिक दल अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के समक्ष रखते हैं तथा मतदाता के समक्ष रखते हैं तथा मतदाता अपनी पसंद की नीतियों को एक दिशा प्रदान की जा सके। राजनीतिक दल ही कार्य करते हैं, वे विभिन्न प्रकार की विचारों के कुछ बुनियादी राय समेट लाते हैं, जिनका समर्थन करते हैं। प्रशासन दल की राय अनुरूप अपनी नीतियां तय करती हैं। तीसरा पॉइंट है कानून निर्माण करना। राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका निर्वाह करते हैं। कानूनों पर औपचारिक बहस होती हैं तथा उन्हें विधेयक में पास करवाना होता है, लेकिन विधेयक में अधिकांश सदस्य किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होने के कारण अपने दल के निर्देश फैसला करते हैं। अगला है सरकार बनाना और चलाना। राजनीतिक दल सरकार बनाते और चलाते हैं। जो भी राजनीतिक दल अथवा उनकी गठबंधन विधेयक में बहुमत प्राप्त करता है, ये सरकार बनाता है और अपनी विचारधारा के अनुसार सरकार को चलाता है। अगला है विपक्ष का निर्माण। चुनाव में पराजय का सामना करने वाले दल शासन में विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं। ऐसे दल सरकार की गलत नीतियों और असफलता को आलोचना करते हैं तथा अपनी राय भी रखते हैं। इसके अतिरिक्त विपक्षी दल सरकार के विरुद्ध आम जनता को भी गोलबंद करते हैं। अगला लास्ट पॉइंट है जनपद निर्माण। जनमत निर्माण में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हुए उन मुद्दों को जनता के समक्ष लाते हैं जिनका सरकार के ठीक ढंग में प्रबंधन नहीं कर पाती। इससे वे अपने पक्ष में एक सत्ताधारी दल के विरुद्ध में जनमत बनाते हैं। अगला है सरकारी मशीनरी तक पहुंच उपलब्ध करवाना। ये भी 7वां पॉइंट है इसका। राजनीतिक दल सरकार के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता के जान पहचान बनाना और उनके संपर्क साधना आसान होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल क्या हैं। भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा समूह जो चुनाव लड़ने एवं सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने में उद्देश्य में से कार्य करता है। ये संपूर्ण राष्ट्र के हितों को ध्यान रखकर कुछ नीतियों एवं कार्यक्रम तय करता है। अधिकांश लोग राजनीतिक दलों की आलोचना करते नजर आते हैं। अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था एवं राजनीतिक जीवन की प्रत्येक बुराई के लिए वे दलों की जिम्मेदारी मानते हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक व राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी माना जाता है। भारत में राजनीतिक दलों को सुधारने के लिए किए गए प्रयास। दल बदल पर रोक लगाई गई। विधायक और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान संशोधन किया गया और कानून के अनुसार अपना दल बदल वाले सांसद अथवा विधायक को अपनी सीट गंवानी पड़ेगी। देश में इस नए कानून के लागू होने से दल बदल घटनाओं की कमी देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने राजनीति में धन अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में तहत चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक अपनी संपत्ति के साथ साथ खिलाफ चल रहे या नहीं चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण एक शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है। तीसरा पॉइंट चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए कदम। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के लिए आदेश जारी किया गया वे संगठनात्मक चुनाव कराए, आवश्यक रूप से जांच कर रिटर्न भरे। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु 4 सुझाव। कानून निर्माण। राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को व्यवस्थित करने के लिए कानून निर्माण किया जाना चाहिए। सभी दल अपने सदस्य की सूची रखें
अपने संविधान का पालन करे। दल के विवाद की स्थिति में एक स्वतंत्र पदाधिकारी को पंच बनाए। दल के सबसे बड़े पदों के लिए खुला बड़ा चुनाव इन समस्त व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। राजनीतिक दलों की महिलाओं के लिए न्यूनतम अनुपात 1/3 चुनाव में टिकट दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त दल के प्रमुख पदों पर महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था की जानी चाहिए। अगला पॉइंट है चुनाव खर्च का सरकार द्वारा वहन। विभिन्न सरकार का चुनाव खर्च सरकारों के द्वारा वहन किया जाना चाहिए। सरकार को चुनाव हेतु विभिन्न राजनीतिक दलों को प्रदान करना चाहिए। ये घन कर रूप में अथवा मदद जैसे पेट्रोल, कागज, फोन आदि के रूप हो सकता है करना। ये धन न कर रूप में अथवा मदद जैसे पेट्रोल, कागज, फोन आदि रूप में हो सकता है। अगला चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों पर जनता द्वारा दबाव बनाना। राजनीतिक दलों पर जनता द्वारा दबाव बनाए, चाहे इससे पत्र लिखने हेतु, प्रचार करने पर, आंदोलन के माध्यम से जनता ये कार्य कर सकती है। आम नागरिक दबाव समूह, आंदोलन एवं मीडिया के माध्यम से ये कार्य कर सकता है। अपना छवि खराब होने के भय से राजनीतिक दल अपने सुधार करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5वां, राजनीतिक दलों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां वर्णन करें। आधुनिक युग में राजनीतिक दलों के समक्ष निम्नलिखित चुनौतियां हैं। राजनीतिक दलों के समक्ष आंतरिक लोकतंत्र की कमी एक प्रमुख चुनौती है। समस्त विश्व में एक प्रवृत्ति बन गई है कि समझ शक्ति एक या कुछ नेताओं के हाथ में सिमट जाती है। दलों के पास न तो सदस्यों की खुली सूची होती है, न ही नियमित रूप से संगठनात्मक बैठकें होती है। इसके अतिरिक्त आंतरिक चुनाव भी नहीं होते। कार्यकर्ताओं से वे सूचनाओं का साझा भी नहीं करते। सामान्यतः कार्यकर्ता दल में चल रही हलचलों से अनजान बना रहता है। अगला क्वेश्चन है वंशवाद की प्रवृत्ति। भारत में अधिकांश राजनीतिक दलों के समक्ष ये एक प्रमुख चुनौती है कि जो लोग एक बड़े नेता होते हैं वे अनुचित लाभ लेते हुए अपने नज़दीक लोगों को, विशेषकर अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अनेक दलों को उच्च पदों पर हमेशा एक ही परिवार के लोग आते हैं। तीसरा पॉइंट है धन एवं अपराधिक तत्वों की बढ़ती घुसपैठ। चौथा है राजनीतिक दलों की विकल्पहीनता की चुनौती। ये पढ़ देते हैं आधुनिक युग में राजनीतिक दलों के पास मतदाताओं को देने के लिए सार्वत्रिक विकल्पहीनता की कमी है। सार्वत्रिक विकल्प देने के लिए विभिन्न दलों की नीतियों में अंतर होना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न देशों में दलों के बीच वैचारिक अंतर कम होता जा रहा है। अगला क्वेश्चन है राजनीतिक दल व्यवस्था के प्रकार बताइए। राजनीतिक दल संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसके लाभ हानि बताइए। राजनीतिक दलीय व्यवस्था के प्रकार भारत के संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था की व्याख्या करते हुए इसके लाभ हानि। विश्व में राजनीतिक दलीय व्यवस्था के प्रमुख रूप 3 प्रकार के, एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय। ठीक, एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय। तो एक दलीय व्यवस्था की बात की किसी देश में सिर्फ एक ही दल की सरकार बनने चलाने की अनुमति होती है तो उसे एक दलीय व्यवस्था। साम्यवाद चीन में सिर्फ साम्यवादी दल को ही शासन करने की अनुमति है, इसलिए वहाँ दलीय व्यवस्था एक दलीय कहा जाता है। द्विदलीय, कुछ देशों में सत्ता आमतौर पर 2 मुख्य दलों के बीच बदलती रहती है। अनेक अन्य पार्टियां हो सकती है पर सिर्फ 2 ही दल बहुमत पाने और सरकार बनाने में प्रबल दावेदार सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन 2 दलीय व्यवस्था के उदाहरण है, देख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ये पूछ लेते उदाहरण के 2 दलीय की व्यवस्था के उदाहरण। बहुदलीय व्यवस्था में जब अनेक दल सत्ता के लिए होड़ने हो और 2 दल ज्यादा दलों के अपने दम पर ज्यादा दूर से गठबंधन करके सत्ता में अपने अनेक के बहुत अवसर हो तो इसे बहुदलीय व्यवस्था कहते हैं। भारत में भी ऐसा ही बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में संदर्भ में बहुदलीय व्यवस्था। भारत में एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। हमारे देश में विभिन्न राजनीतिक दल गठबंधन या मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ते हैं, वे जीतते हैं और सरकार का निर्माण भाग लेते हैं। कभी कभी एक राजनीतिक दल अधिकांश सीटें जीतकर सरकार बना लेते हैं। उदाहरण के रूप में 2006 में संसदीय चुनाव में 3 गठबंधन बने थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मतलब NDA, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन मतलब
ये है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए की फुल फॉर्म है इंग्लिश में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। यूपीए का अब चेंज नाम हो गया, अब हो गया इंडिया। गठबंधन सरकार बनने के लिए आवश्यक सीटें नहीं जीत पाया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने वाम मोर्चा के समर्थन से सरकार गठन किया। इस बहुदलीय व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काम यही है कि कोई कई हितों में विचारों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान करती है। वहीं इस व्यवस्था का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये बहुत अधिक जटिल व्यवस्था है तथा यह कभी कभी राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। ये पार्ट बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 4 प्रमुख नीतियों और कार्यक्रमों में लिखिए। राजनीतिक दलों की जरूरत निम्नलिखित कारणों से। यदि राजनीतिक दल न हो तो समस्त उम्मीदवारों का स्वतंत्र, निर्दलीय दोनों, तब इनमें से कोई भी बड़े नीतिगत परिवर्तन बारे में से चुनावी वायदे करने की स्थिति नहीं होगा। सरकार बन जाने के पश्चात इन्हीं उपयोगिता संदिग्ध होगी। तीसरा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों के अभाव में निर्वाचित प्रतिनिधि में सिर्फ अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जवाबदेह होने देश के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। चौथा पॉइंट है कि राजनीतिक दलों के अभाव में सरकार निरंकुश हो सकती है, विरोध के लिए संगठित विपक्ष नहीं होगा। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करें, प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी, नीतियाँ व कार्यक्रम। भारतीय जनसंघ को पुनर्जीवित करके 1980 में यह पार्टी बनी। इसकी प्रमुख नीतियाँ भारत में प्राचीन संस्कृति और मूल्यों से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा प्रमुख तत्व हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय और राजनीतिक स्तर पर विशेष दर्जा देने के विरुद्ध है। समान नागरिक संहिता बनाने और धर्मांतरण पर रोक लगाने के पक्ष में। अब राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रमुख नीति कार्यक्रम। गठन 1885 में हुआ था। इस पार्टी में धर्मनिरपेक्षता एवं कमजोर वर्गों में अल्पसंख्यक के समुदाय के हितों की सुरक्षा अपना प्रमुख एजेंडा बनाना है। ये पार्टी नई आर्थिक नीतियों के समर्थक हैं तथा इस बात को लेकर जागरूक हैं कि इन नीतियों का गरीब व कमजोर पर बड़े विपरीत पर प्रभाव न पड़े। तीसरा पॉइंट है, भारत को एक आधुनिक धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का प्रयास करना। चौथा पॉइंट है, मध्यम मार्गी विचारधारा को अपनाना। ठीक, ये अरे बहुत, ये चैप्टर 20 मिनट के अंदर कंप्लीट हुआ है। 5वां चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का लास्ट अंतिम, ये है लोकतंत्र के परिणाम। ये 5वां पार्ट है लास्ट पॉलिटिकल साइंस का। तो कुल अंक 3 है। MCQ 1 आएगा, रिक्त स्थान 1 आएगा, अति लघुतरात्मक 1 आएगा। तो ये इसलिए देख सकते हो सभी 1-1 अंक है इसलिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। MCQ की बात करें तो निम्न में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार गठन होती है? लोकतंत्र। फटाफट MCQ कंप्लीट। निम्न में से किस शासन प्रणाली में सरकार गठन होता है? लोकतंत्र। वर्तमान में विश्व में निम्न में से किस प्रकार की सरकारी संरचना नैतिक है? यह है लोकतंत्रात्मक सरकार। निम्न में से किस संदर्भ में तानाशाही लोकतंत्रात्मक सरकारों से बेहतर है? यह है उच्च आर्थिक विकास दर में तानाशाही। भारत में शासन की अन्य व्यवस्था से बेहतर क्योंकि ये सभी है इसका। नागरिकों की समानता व्यक्ति गरिमा को बढ़ाता है व गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था आधारित होती है राजनीतिक समानता, राजनीतिक विविधता पर। तो इसका आंसर है न्यायपूर्ण वितरण पर, या 2 आंसर इसका, ये सभी। लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, इसे चुने। बहुसंख्यकों का शासन, बहुसंख्यकों का शासन आंसर है इसका। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अनुरूप नहीं है बहुसंख्यकों का शासन। अगला क्वेश्चन है 8वां। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानता के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में असमानताएं बनी रहती हैं।
वो आंसर। नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा विचार सही है? तो ये राजनीति के गैर बराबरी विचार को समाप्त कर दिया है। दो आंसर इसका। अब रिक्त स्थान आ गए। लोकतंत्र की में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथों में होती है। जनता के आर्थिक समृद्धि अगर आपको अच्छे से जानना है तो नीचे उत्तर दिख जाएंगे पहले दूसरे सभी के। आर्थिक समृद्धि में मामले में तानाशाही शासन वाले देश का रिकॉर्ड अच्छा है, ये देख सकते हैं, अच्छा है लिखा हुआ है इधर। पहले का जनता है, दूसरे का अच्छा है, और तीसरे का सूचना के अधिकार के तहत सरकारी कामकाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। चौथा है, लोकतांत्रिक सरकार में फैसले लेने में तानाशाही की तुलना में ज़्यादा समय लगता है। अगला, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी मतभेदों को दबाने की, इधर क्या आएगी, इधर है, दबाने की कोशिश करती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर, राजनीतिक इधर लिख दे तो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। शासन की वो व्यवस्था जिसमें शासन की शक्ति एक व्यक्ति के हाथों में होती है तानाशाही शासन व्यवस्था कहलाती है। व्यक्ति गरिमा और आज़ादी, इधर आएगा गरिमा, इधर आएगा आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे। भारत के कितने लोग, भारत के 67% लोग मानते हैं कि सरकारी चाल ढाल पर उनके वोट का कोई असर नहीं पड़ेगा। 67 वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। इधर आर्थिक आएगा, ठीक। सैद्धांतिक रूप से लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है पर आर्थिक उनको 11वें का व्यवहार में इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इधर आएगा व्यवहार। 12वां क्वेश्चन है, देश में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे। लोकतंत्र 12वें में क्या होगा, लोकतंत्र। 13वां क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालने निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है लोकतांत्रिक। इधर है लोकतांत्रिक। वैध शासन व्यवस्था के मामले में वैध शासन, रुको 2 मिनट, शब्द की बात करें हैं, शब्द हो गया 15वां है। वैध शासन व्यवस्था के मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। इधर और इधर शब्द होगा 13वां, क्या होगा 13वां की भी लोकतांत्रिक होगा। 15वें का होगा बहुमत। लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय का शासन करना नहीं है, बहुमती तो बहुमत। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित है। व्यक्ति की गरिमा। 17वां है, व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र व्यवस्था में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। लोकतंत्र, ठीक। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करती है। इधर होगा अधिकारों और इधर होगा लोकतांत्रिक शासन, ठीक है। उत्तर लिखे हुए हैं, अगर मैंने कुछ गलती कर दी ना तो आप इसमें देख सकते हो, पूरे में सभी के उत्तर लिखे हुए हैं, ठीक।
अब अगला क्वेश्चन, अब अति लघुतरात में एक अंक का, ये भी लोकतंत्र की एक विशेषता, निर्वाचित प्रतिनिधि, एक विशेषता लिखिए ना, विशेषता नहीं, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए, निर्वाचित जनप्रतिनिधि लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा है। और दूसरा, प्रजातंत्र में निर्णय लेने में देरी क्यों होती है? क्योंकि प्रजातंत्र विचार विमर्श और समझौते के विचारों पर आधारित होती है। तीसरा है, कौन सी शासन व्यवस्था अपनी कुछ कमियों के बावजूद पूरे विश्व में स्वीकार्य लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था? लोकतांत्रिक सरकार लोकतंत्र की तुलना में जल्दी निर्णय क्यों ले लेती है? क्योंकि ये उन्हें विधेयक का सामना नहीं करना पड़ता। शासन की किस व्यवस्था में गलती को सुधारने की गुंजाइश होती है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतंत्र को सकारात्मक अधिक अच्छा रूप क्यों माना जाता है? कोई ये कारण, लोकतांत्रिक व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। लोकतंत्र के कोई दो गुण है, गुण तो यही है, ये उत्तरदायी, ये लोकतंत्र उत्तरदायी जिम्मेदार सरकार व्यवस्था है, लोकतंत्र वैध शासन व्यवस्था है। अब डेवलपमेंट हमें इकोनॉमिक कंप्लीट करा दी है, आपको पता ही है। अगर आप अभी तक नहीं देखा तो देख लेना इकोनॉमिक। अब ये लास्ट अंतिम, ये पूरी कंप्लीट सभी का वन शॉट कर दिया है, अंतिम वीडियो था ये। इसमें हमने शुरुआत में हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है, इसके बाद ज्योग्राफी कंप्लीट, उसके बाद इकोनॉमिक कंप्लीट, अब पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट। ठीक, तो सभी वीडियो पढ़े हैं वन शॉट, अभी तक नहीं देखा देख लो, टाइम बहुत कम है। 17 तारीख को एग्जाम है, 17 मार्च, आईबीसी बोर्ड के लिए कह रहा हूँ, 17 मार्च को एसएसटी का। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। और मैं अगले दिन आपके लिए लेके आऊँगा क्या, मॉडल पेपर, एसएसटी का मॉडल पेपर के किस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। ठीक, बाय बाय।